तो हम लोग आज पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य हमारे देश का मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया और आज मूल कर्तव्य के बिना, फंडामेंटल ड्यूटीज के बिना हमारा देश जो है एक विकसित देश नहीं बन सकता है। अभी देखें 26 नवंबर को जो कल था, क्या बनाया गया? संविधान दिवस। अब संविधान दिवस तो जानना पड़ेगा ना लोगों को कि संविधान दिवस किस लिए मनाया जाता है, संविधान का इंपोर्टेंस है हमारे देश में, और हमारा जो है देश में नागरिकता का क्या रोल है, मूल अधिकार का क्या रोल है, डीपीएसपी का क्या रोल है, और आपका मूल कर्तव्य का क्या क्या जो है इसमें बात बोला गया है। और उन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने साथ साथ पूरा समाज के साथ साथ पूरा देश को कैसे वैश्विक पटल पर स्थापित कर सकते हैं, तो उन चीजों को जानेंगे हम लोग आपका एग्जाम के पॉइंट के साथ भी। और उन लोगों को भी जानना चाहिए जो पढ़ते नहीं है, जो तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप भारत के नागरिक हैं, यदि आपको अपने देश के प्रति प्यार है, तो आपको जानना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति। तो सबको ये जानना चाहिए आज का पूरा सेशन। तो सबसे पहले समझिए कि मूल कर्तव्य जो आपको जानना है, तो टर्म कि पहले कितना था? 10 मूल कर्तव्य था, एक 11 जोड़ दिया गया। हम जानेंगे 11वां क्या जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया। तो पहले जो है मूल कर्तव्य जो बना उसमें कितना था? 10 था उसकी संख्या, अभी कितनी है? 11। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है? 11। पहले कितना था? 10 था। और ये जो है आपका कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का ए में जोड़ा गया है, और संविधान के भाग 4 ए में। संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। और 2 में क्या है? नागरिकता। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 4 में क्या है? डीपीएसपी। और 4 का ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो यही मौलिक कर्तव्य के बारे में हम जान रहे थे, तो फिर से भाग जान लीजिए। भाग 1 में क्या है? भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी। और 4 का ए में क्या है? यही आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो ये आपका मूल कर्तव्य का संख्या कितना था? 10। अभी कितना है? 11। कितना आर्टिकल में है? 51 का ए में। और भाग कितना है? 4 का ए में। अब देखिए 51 का ए आ गया, तो 1 से 4 आर्टिकल में क्या बोला गया है? भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भाग 1। भाग 2 5 से 11 यानी नागरिकता। भाग 12 से 35 क्या हो जाएगा जी? मौलिक अधिकार। भाग 3 और आर्टिकल 36 से लेके कहां तक? 51 में क्या हो जाएगा? डीपीएसपी। क्या हो जाएगा? भाग 4। तो ये 4 का ए में जोड़ा गया है क्या? मूल कर्तव्य। और भाग 4 का ए आर्टिकल 51 का ए में। पहले कितना था? 10। अभी कितना है? 11। और ये जो मूल कर्तव्य है कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। पहले रूस का नाम क्या था? सोवियत संघ रूस। और 1991 में 1951 में ये 15 भाग में डिवाइड हो गया, और इस बाद में क्या बन गया? रसिया बन गया। रसिया का पुराना नाम क्या था? यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस था। 1991 में ये 15 देशों में बट गया, और फिर बाद में क्या बना? रूस बना। लेकिन जब ये लिया गया मूल कर्तव्य, उस समय रूस क्या था? यूएसएसआर था। तो काम खत्म हो गया। मूल कर्तव्य कितना है अभी? 11। पहले कितना था? 10। कितना आर्टिकल में है? 51 का ए में। भाग कितना में है? 4 का ए में। कहां से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। और कौन कमेटी के द्वारा इसको जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 1976 में, 1976 में 42वां अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में क्या किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के तहत मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो ये आपको टर्म है जो आपको जानना है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 10 थी, अभी कितनी है? 11। कितना आर्टिकल में है? 51 का ए। भाग 4 का ए में। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कौन कमेटी जोड़ा है? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 42वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया। ये आपका एक टर्म था जो आपको जानना है तैयारी करने के दौरान। अब देखिए, ये जानना आपको एक भारत का नागरिक होने की जान कि किस तरह हम भारत का नागरिक हैं और हमारा क्या रोल है। हम सिर्फ अकेले हैं कि समाज का हिस्सा है कि देश का हिस्सा है, हम कहाँ खड़े हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए क्या क्या 11 है, आपको 11 जानना है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। हमारा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रगान जो जन गण मन है, राष्ट्रध्वज तिरंगा है, उसका हम आदर करें। यदि कोई इसको निरादर कर रहा है, वो देश का क्या है? देश विरोधी काम कर रहा है। तो कभी भी आप, वो भी आप लोग यूथ हैं,
कभी आप लोग जाइएगा आगे, आपका दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा कभी, तो कभी भी देश के खिलाफ वो लोग खड़ा नहीं होगा, क्योंकि देश ही हमारा है जो हमको आगे लेके आता है। तो उसके खिलाफ कभी आप गलती से भी जो है कुछ बोलना नहीं। आप किसी के खिलाफ बोल दीजिए, देश के पीएम के खिलाफ बोल दीजिए, लेकिन देश के खिलाफ नहीं। देश के खिलाफ बोलना ही मैंने बहुत बड़ा पाप है। ऐसे तो जान लीजिए कि किसी के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए। जब कोई भी संवैधानिक पद में है तो उसके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब बोल रहे हैं तो उसको देश से मत जोड़िए, क्योंकि देश अलग चीज है और जो पद है वो अलग चीज है। आपको समझना पड़ेगा, देश का जो मुखिया है वो हमारे देश का पीएम है, तो पीएम के खिलाफ आप बोल रहे हैं ये भी गलत है। लेकिन यदि पीएम के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसके साथ साथ भारत के खिलाफ मत बोलिए भाई, कि भारत हमारा देश है और उस देश का हिस्सा पीएम भी है और उस देश का हिस्सा क्या हम भी हैं। हम लोग सब हैं उसी के, बस हमारे घर का मुखिया हमारा पीएम है, लेकिन वो मुखिया किसका है, वो भारत का है। तो भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलना है, गलती से सोचना भी नहीं है। और कोई बोल रहा है तो देना देना बढ़िया से कूट देना है। तो याद होगा ना कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करे। अब ये दो टर्म है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज। तो सबसे पहले राष्ट्रगान को कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। पहले बात करते हैं राष्ट्रगान को लिखा कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन कौन लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं पूरा वर्ल्ड के जो दो देशों के क्या लिखे हैं, राष्ट्रगान को लिखे हैं। जैसे अमर सोनार बांग्ला कौन लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, ये कौन लिखे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन गाने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकेंड। कितना टाइम लगता है, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को सबसे पहले जो जनगण मन है वो कांग्रेस किस अधिवेशन में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1911। चेयरमैन कौन, रहमतुल्लाह सैनी। याद रहेगा 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ, कलकत्ता में हुआ था। कौन था चेयरमैन, रहमतुल्लाह सैनी। अब देखो राष्ट्रध्वज जो तिरंगा है, इसका डिजाइनर कौन है, पिंगाली वेंकैया। कौन है, पिंगाली वेंकैया। अच्छा, ये राष्ट्रगान को सबसे पहले बता दीजिए कि भारत के संविधान में कब अपनाया गया, कब, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में इसको अपनाया गया। और राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान को अपनाया गया। तो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करे। ये कितना था, पहला नंबर। टोटल 11 है। ये पहला बात बोला गया है किसमें, मूल कर्तव्य में। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। जो भी व्यक्ति, जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले जितने सारे लोगों ने योगदान दिया, चाहे भगत सिंह हो या नाना साहब हो या लाला लाजपत राय हो, महात्मा गांधी हो, जितने सारे व्यक्ति हैं, चाहे गरम दल के हैं, नरम दल के हैं, 1857 क्रांति के बहुत सारे व्यक्ति थे। तो उन सब चीजों को जो भी काम किए, चाहे मास्टर दा जो सूर्यसेन जो चटगांव विद्रोह के 1930 में जो व्यक्ति हैं, उन सब लोगों को अपने जो हृदय में रखना है और उनके खिलाफ नहीं बोलना है। चाहे जो है युवा लड़का जो 18 साल का था, कौन, खुदीराम बोस। कोई भी व्यक्ति है जो देश के लिए अपना बलिदान दिया है, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से, कोई भी चीज से दिया है, तो उसके प्रति क्या करना है, हमको आदर रखना। अब हो सकता है कि महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो उनका अपना विचार है, लेकिन आपको उनके चक्कर में क्या करना है, देश के खिलाफ नहीं होना, किसी के खिलाफ नहीं होना। हमारा कर्तव्य ही है। हम लोग को क्या औकात है किसी के खिलाफ बोलना। हम लोग आज जिस देश में पैदा हुए हैं वो पूरा देश क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन सोचो वो कब काम किए, जब किसी के अंदर पराधीन थे ना, तो काम करके दिखाइए, आप देखते हैं। तो किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलना, बुरा पहले बोलना ही नहीं है, बुरा तो बोलना ही नहीं है। देश के खिलाफ बुरा बोलना मैंने बहुत बड़ा पाप है, उस पाप को नहीं लेना अपने अंदर। अब सब मरिएगा, इसी धरती में मरिएगा, कोई जला जाएगा, कोई दफनाया जाएगा, हम लोग सब यहीं रहेंगे, ये धरती भी यहीं रहेगा, ये लोग भी यहीं रहेंगे। हमारा काम एक ही है, हमारा देश को आगे बढ़ाना। यदि ये सोच लिया, यदि भारत का एक नागरिक सोच लिया, पूरा जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यदि पूरा भारत का नागरिक ये सोच लिया कि हम लोग एक ही माँ की संतान है, तो कहीं दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है, हम लोग फ्रैक्शन कहाँ होता है कि हम लोग अपने आप को अलग समझ रहे हैं। जहां अलग समझिएगा वहां दिक्कत है। भाई भाई में लड़ाई क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई भाई अपने आप को भाई नहीं समझ रहा। यदि वो सोचेगा हमारा ओरिजिन क्या, हमारा उत्पत्ति क्या है, हमारा माँ बाप कौन है, कभी लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्योंकि एक ही माँ के पेट से दोनों निकला हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब एक ही माँ के पेट से निकला, और हम लड़ के अपने आप पे लड़ रहे हैं। हम लोग समझ नहीं है कि हम लोग निकले कहाँ से, हम लोग लड़ाई नहीं हुआ कभी, हम लड़ी क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग माँ कौन है। जिस दिन हम लोग पता चल जाएगा हम लोग माँ कौन है, हम लोग लड़ेंगे नहीं कभी, तो लड़ना तो है ही नहीं। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये दूसरा था। तीसरा में क्या बोला गया, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे और उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत की एकता माने वही, जहां भी है हम लोग एक साथ रहें, संप्रभुता अखंडता की रक्षा करें, उसको क्या करें, बनाए रखे, उसको कभी तोड़ना ही नहीं है। चौथा नंबर में क्या है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे, चाहे कोई बॉर्डर में है फिर भी और कोई बॉर्डर में नहीं है फिर भी,
अब देखिए कोई रूम मांगने हम लोग को आया, मान के चलिए यहाँ पे, और पता चला कि वो कुछ क्राइम करने वाला, कुछ आतंकवादी जो है घटना घटेगा, तो उस कंडीशन में हमको उनका सपोर्ट नहीं करना है, क्या करना है, पुलिस को जाके इन्फॉर्म देना कि ऐसे घटना यहाँ पे होने वाला है। आज जो है दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, यदि अलर्ट रहता कोई लोग तो हो पाता क्या, नहीं हो पाता। ये जरूरी नहीं कि हमारा देश का जो है बॉर्डर में जो बंदूक लेकर खड़ा है वही सिपाही, हम लोग सब यहाँ पे सिपाही, हम लोग सबको अलर्ट होना पड़ेगा। आज देख लो इजराइल में क्या लग रहा है, खाली इजराइल में जो बंदूक ताना है वही है, वहां का नागरिक ही तो सब कुछ है उसका। तो उस तरह हम लोग को बनना पड़ेगा इजराइल की तरह। तो याद रखिएगा, भारत की एक देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर क्या करे, राष्ट्र की रक्षा करे। 1962 का जो हुआ था इंडिया चाइना वार, याद है, 1962 में हुआ था भारत चाइना वार। उसमें बहुत सारे लोग क्या थे जो कि बंदूक चलाने नहीं जानते थे, लेकिन उन लोगों ने सीखा और क्या किया, जाके वहां अपने देश के लिए बलिदान दिए। 1962 का युद्ध में, 1965 का युद्ध जो पाकिस्तान से लड़ा गया, वहां भी बहुत सारे लोगों को तुरंत बहाली किया गया था, क्या देश के सैनिक मर रहे थे। तो उस कंडीशन, जब भी ऐसा कंडीशन आता है, कारगिल वार ऐसा और बड़ा बड़ा जो कंडीशन आएगा, तो हमको तत्पर रहना किसके लिए, अपने देश के लिए। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अपना 1 महीना का सैलरी गवर्नमेंट को दे सकते हैं। यदि हम तन से नहीं लड़ पा रहे हैं तो धन से लड़ेंगे, धन से नहीं पढ़ रहे हैं तो तन और अधन दोनों नहीं दे पा रहे हैं तो अपना मन दीजिए। मन का मतलब क्या है, कैसा कुछ काम कीजिए कि हम लोग समर्पित हो जाए। ऐसा कुछ बोलिए कि आप धन और तन दोनों नहीं दे पा रहे, कोई लंगड़ा है कहां से लड़ेगा, कोई मान के जो पैसा नहीं कहां से लड़ेगा। ऐसा करना है कि वो बोले ऐसा कि उसके पीछे 100 लोग खड़ा हो जाए लड़ने के लिए, ऐसा कुछ काम करना है। तो जब भी देश की रक्षा की बात होगा तो हमें क्या करना है, तत्पर रहना है। अब देखिए, भारत की सभी लोग समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जैसे भाषा धर्म सीमा से परे हो। मतलब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, आपस में ही लड़ रहा है, कोई कन्नड़ है, कोई तमिल है, वो आपस में ही लड़ रहा है। वो लड़ना ही नहीं है, हम लड़ रहे हैं, मैंने अपना देश को पीछे खींच रहे हैं। सोचिए ना कि हम है, मेरा भाई है, मेरा भाई बांग्ला बोलता है, हम उड़िया बोलते हैं। सपोज दैट कि मेरा भाई जो है बंगाल चला गया, हम चले गए उड़िया, तो हम उड़िया बोल रहे हैं, मेरा भाई बांग्ला बोल रहा है, और हम बांग्ला को मेरा भाई बढ़िया बोल रहा है और हम उड़िया को बढ़िया बोल रहे हैं, तो हम लोग दोनों लड़ रहे हैं ना। अरे दोनों ही तो भाषा है, दोनों तो एक ही माँ का बेटा का संतान है, दोनों का बोली तो एक ही, तुम लड़ क्यों रहे हैं। लड़ना नहीं है, सब भाषा का अपना क्या है, उपयोगिता है, सब भाषा में अपना अपना मजा है। तो वहां लड़ना नहीं है, कोई भी सीमा से परे, आप कहीं भी है भारत के कोई कोना में, वहां पे क्या करना, एक साथ रहना। कोई घूमने के लिए यहाँ पे आया, कोई साउथ इंडियन, उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको भी ऐसा परिवेश में रखना है ताकि उसको लगे नहीं हम घर छोड़ के आए। हम भी कभी घूमने के लिए जाए जम्मू कश्मीर या फिर कन्याकुमारी या तमिलनाडु या कहीं घूमने के लिए जाए, असम बंगाल कहीं घूमने जाए, तो हमको उन लोगों को ऐसा, हम लोग को ऐसा बिहेव करना चाहिए ताकि ऐसा लगे हम कोई विदेश से आए, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति मैंने कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा को समझे। अब देखिए, भारत का संस्कृति पूरा वर्ल्ड में विख्यात ही क्यों है, क्योंकि हम लोग क्या है, अनेकता में एकता है। भारत में अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक भाषा, अनेक बोली, अनेक नदी, अनेक भूखंड, सब अनेक है, लेकिन फिर भी क्या है, एक है। ऐसा कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे सब अनेक है फिर भी क्या है, एक है। इसको समझना है और इसको बना के रखना है। अब यहाँ देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण और उसके प्रति दया भाव। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब क्या आ जाएगा, वन, झील, नदी, वन्य जीव। अभी नहीं कि वन है तो काट देना है, नदी है तो उसको क्या करना है, पूरा प्लास्टिक से भर देना है, ऐसा नहीं करना। हमारा एक एक प्लास्टिक जो है ना, हमारा देश हित के लिए अगेंस्ट खड़ा है। मैंने हम एक प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो देश हित में वो नहीं है, देश के अगेंस्ट है। मैंने हमारा कोई भी एक्टिविटी, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, एक पत्ता ही क्यों ना तोड़ रहे हैं जंगल का, लेकिन वो समझना पड़ेगा क्यों तोड़ रहे हैं, क्या मेरा उपयोगिता है। तो हमारा कोई भी एक्टिविटी ऐसा काम करना है जो प्रकृति का रक्षा हो। प्रकृति है तो हमें, प्रकृति है ही नहीं तो ऑक्सीजन तो प्रोस्टिन में लेकर पीना पड़ेगा ना। कुछ साल के बाद, ऐसे 100 साल बाद क्या होगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा, वो ज्यादा लगे ऑक्सीजन, वो जिंदा रहेगा। तो ऐसा नहीं करना, जो प्रकृति का जो चीज है, वन, हवा, पानी, जंगल, झाड़, उस सबको बचा के रखना है भाई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खेती ही कर रहा है, किसान कोई खेती कर रहा है तो पारंपरिक खेती ना करे, कैसा खेती करे, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो ऐसा खेती करे, उससे करना है। मानववाद को बढ़ावा देना है। ज्ञान अर्जन, ज्ञान अर्जन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान के चलो अभी हम, मेरा नौकरी लग गया, मेरा तो नौकरी लग गया, तो मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि मेरा नौकरी लग गया हम आराम से जो खा पी के सो जाए, मेरा भी काम पड़ता समाज के प्रति कि थोड़ा बहुत काम करे, समाज का हर एक वर्ग के प्रति। हम सिर्फ नौकरी का ही बात नहीं कर रहे, कोई भी शिक्षक है उसके तो छोड़ ही दीजिए, कोई समाज का एक और व्यक्ति जो धार्मिक ही व्यक्ति क्यों ना, उसको भी आपका जो बनता है कर्तव्य कि धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करे। मतलब कोई भी ज्ञान आपके पास है उसको छुपा के नहीं रखना है। आज देखिए, जो भारत का पारंपरिक जो कल्चर था, जैसे बढ़ईगिरी था, जैसे लोग छाता बनाते थे पहले, जैसे क्या आपका जो नहीं टोकरी टूपा जो बनता था बांस का, वो सब कल्चर खत्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या किए हैं कि आने वाला पीढ़ी को सिखाए नहीं, और जो आने वाला पीढ़ी था वो सीखना भी नहीं था, दोनों में गैप हो गया।
ये नहीं कि वो सिखाना चाह भी रहा होगा तो ये पीढ़ी सीखा नहीं, और यदि वो नहीं भी चाह रहा होगा तो ये नहीं पीढ़ी सीखा। तो ऐसा कुछ करना है कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो आने वाला जो 50 साल के बाद जो देश होगा वो समझना है कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग आने वाला जनरेशन में कहाँ खड़ा होंगे, उन चीजों को समझना है। मैंने हमारे पास जो भी चीज है ज्ञान, उसको समाज के कुछ वर्गों में बांटना है। पहले देखिएगा कि पहले जो है होता था पाठ गांव गांव में, वो खत्म हो गया। पहले हरि कीर्तन हो रहा था, खत्म हो गया। पहले लोग छोटा मोटा काम के लिए किसी को बुलाते नहीं थे, वो अपने आप कर लेते थे, वो कल्चर ही खत्म हो गया। क्यों? क्या गैप हो गया जनरेशन में, गैप ही नहीं करना है। तो याद रखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। कभी हड़ताल वगैरह हो गया तो बस स्कूल कॉलेज को जलाना नहीं है, क्योंकि वो किसका है? गवर्नमेंट का है। अब सोचो कि एगो बस हम लोग जला दिए, एक बस जला दिए, वो बस कम से कम तो 20 लाख में आएगा ना एक बस। अब तुम 20 लाख जला दिया एक बस। हम सिर्फ एक प्रांत का बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट का बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, तो सोचो कि एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ होता है तो एक बस जलाया गया। इस तरह बहुत सारा घटना घटा, तो मान के चलो कि तुमने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया एक हड़ताल में। तो सोचो कि भारत में तो 500 तो हड़तालें होगा साल भर में, तो कितना तुमको नुकसान कर दिया, और कितना नुकसान करके हमारा देश कितना पीछे चला गया। तो समझना है बात को कि जब भी ऐसा घटना घटना है, हड़ताल वगैरह हो या कुछ और भी घटना हो, तो उस कंडीशन में कोई भी सार्वजनिक संपत्ति उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और कोशिश करना कि हिंसा से दूर रहे। हिंसा कौन कर रहा है? जिसको उससे प्रॉफिट है। आपको क्या प्रॉफिट? आप तो भीड़ का हिस्सा है, आप भीड़ का हिस्सा है ना जी, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। समझना है इस चीजों को, जाकर वो हल्ला नहीं करना है। और अगला जो 10वां नंबर में है क्या? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। व्यक्तिगत मैंने क्या, हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो सही है कि हम व्यक्तिगत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सामूहिक गतिविधि मैंने हमको समाज का हर एक गतिविधि में उसको भी आगे बढ़ाना है। तब जाके क्या होगा? हमारा जो है राज्य, हमारा जो है देश, हमारा जो है गांव आगे बढ़ेगा। आज गांव क्यों पिछड़ा रह गया? रीजन क्या गांव पिछड़ने का? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि गांव एक फलदार पौधा हुआ करता था, लेकिन वो क्या हुआ? जैसे वो पौधा बड़ा हुआ, वो आके शहर में क्या करने लगा? फल देने लगा। एक पेड़ लगाया गया गांव में, वो पेड़ क्या हुआ? पाला पोसा, हवा पानी सब वो दिया कौन? गांव। लेकिन वो गांव से जैसे वो पेड़ बड़ा हुआ, वो पेड़ क्या किया? चल के आगे कहां? शहर आ गया, और शहर के लोगों क्या करने लगा? अपना फल देने लगा, वहां बेचने लगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी गांव भी आना है, अब कितना सफल हो जाए जीवन में, लेकिन गांव का नाता जोड़ के रखना है। गांव ही है जो आपको बताएगा कि आप कितना आगे बढ़े हैं। शहर में सब आगे बढ़ा हुआ है, सब कोई पीछे नहीं है, लेकिन गांव में बहुत कम ही लोग हैं जो आगे बढ़े हैं। तो उनको भी लेके चलना है साथ साथ में। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के प्रति क्या हो जाएगा? उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सस्टेनेबल प्रयास करना है। और अंतिम 11वां नंबर, 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है? शिक्षा देना है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना। अब देखो शिक्षा आ गया, तो शिक्षा तो प्रत्येक नागरिक का धर्म है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब जो शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जो तीनों जगह है, मौलिक अधिकार में है, राज्य के नेतृत्व में है, और मौलिक कर्तव्य में, तीनों जगह है। देखिए आप आर्टिकल पढ़े होंगे 21 का ए, पढ़े कि 21 का ए? इसमें क्या है? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना है। अब देखिए ये आर्टिकल 21 कहाँ आ जाएगा? मौलिक अधिकार में आ जाएगा। अब आर्टिकल 45 पढ़े होंगे कि 0 से 6 साल के बच्चों को उसी की भाषा में शिक्षा देना है। ये कहाँ आ जाएगा? 45 कहाँ आएगा? डीपीएससी में आ जाएगा। और अभी आप पढ़ रहे हैं 51 का ए में, जो 11वां नंबर में जोड़ा गया है, 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो तीनों जगह शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मौलिक अधिकार में भी है, डीपीएससी में भी है, और मौलिक कर्तव्य में भी है। तो ये समझ में आ गया आपको फैक्ट पूरा, कि इस तरह आपको थोड़ा सा नोट्स बनाना है, और नोट्स को क्या करना? बार बार रिविजन मारना है। खत्म हो गया कहानी।